हाँ साहब, अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? मालवीय साहब तो कह रहे हैं आ गई आ गई, हाँ सबके पास आ गई, परफेक्ट आ गई। ठीक है भाई चौधरी का वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, एकदम भन्नाट आ गया, सबके पास आ गया तो चल भाई ठीक आ गया तो अपना सिनेमा आगे बढ़ेगा। वरना क्या होता है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि भाई साहब आज का लेक्चर कहीं चौपट ना हो जाए, तो अपना बच गया। ठीक है, तो ये बताइएगा कि हाँ गोयल कह रहा है कि चौधरी मस्त लग रहा है। चौधरी ने आज पहली बार जैकेट डाला है, देखो क्या निकलता है। बाकी चौधरी देसी आदमी जैसा है, अंदर से मजबूत है। ठीक है जी, तो ये बताइएगा कि कुछ होमवर्क दिया गया था, क्या करके आए हैं? पक्का पक्का मीणा साहब, कटाई कटाई होमवर्क करके आया कतिलाना है। ठीक है, मैं चालू करते हैं फिर। तो होमवर्क में जो था हमारा, ऑटो में दो चार सवाल थे और फिर हमने को S1 में करना था। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज ऑटो में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वाला देखिएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन जनाब। ये अमाइड के साथ रिएक्शन होता है, तो अमाइड के साथ रिएक्शन में अमाइड ही है बस, बाकी तो एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड है वो काम का नहीं है। प्राइमरी अमीन का कंफर्मेशन टेस्ट, एक वो सुगला सा स्मेल आता है फाउल स्मेल वाला, और एक वो सरसों के तेल वाला, वो अपने को 1 डिग्री अमीन की खुशबू देता है। HNO2 के साथ देखूंगा तो डाइजोटाइजेशन वाला, उसमें N2 गैस रिलीज होता है, तो N2 का अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सोल्यूबल इन NaOH, सोल्यूबल इन NaCO3, GOC का जमाना। सोल्यूबल इन NaOH, सोल्यूबल इन NaCO3, GOC के एकदम लास्ट में COC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्रुव साहब कोठारी साहब ने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, बोला कौन से कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो के और आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। तो ये अभिषेक कुमार साहब को 19 का बॉम्बे डाउट है बेड़ू भाई, तो 19 का बॉम्बे HiO4.2s2 को लिखा गया। रूवेल साहब, H5IO6 से एक्चुअली HiO4.2s2 ही है। इसी को थोड़ा एक साथ क्लब करके लिख दिया, समझ आ गया तो प्रायोरिक क्लीवेज। आगे सवाल लेकर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 परफेक्ट आ गया क्या? अरे 20 वाला अपना एस्टेरिफिकेशन है बेड़ू भाई। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता था कि पहले तो ये पहचानो कि ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। ये फंक्शन ग्रुप एस्टर है, RCOOR टाइप का। अब इस एस्टर में देखें तो एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल पानी बाहर निकल के एस्टर बना करता था। आज रिवर्स है, एस्टेरिफिकेशन में पानी डाल दीजिएगा तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। अब बैकवर्ड में जाएगी तो क्या बनेगा उसमें, क्लीवेज तोड़ेंगे तो इसको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इस पार मिलेगा OH। ये तो ऑप्शन में, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो एल्कीन प्लस OH लगा हुआ है ये थोड़ी देर बाद टोटोमराइज करेगा, और टोटोमराइज करवा के ये C डबल बॉन्ड O में तब्दील हो जाएगा, तो कंपाउंड आपका फाइनली कीटोन मिलेगा। कीटोन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये डाउट आया होगा, जेन्युइनली बात है, ये डाउट आया होगा। अक्सर जनता भूल भी जाती है और इतना जल्दी क्लिक भी नहीं करता। हालांकि 21 का दिल्ली तो दिख जाता है, दिल्ली तो दिख जाता है कि ये डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन RNS2 में ये रिएक्शन कर लेगा। लेकिन सर ये NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा बेड़ू भाई विक्टरमैट टेस्ट में। विक्टरमैट टेस्ट वो होता था जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएशन करने के काम आता था। गोयल साहब, हाँ RBC WBC वाला करेक्ट पकड़ा है, तो मैं भगत जी ने पकड़ लिया। तो उसमें होता क्या था पता है? RBC WBC वाले में पहले अपन अल्कोहल की रिएक्शन लेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ करवाते थे तो X लगाता था, फिर AgNO3 के साथ करवाते थे तो NO2 लगाता था AgNO2 के साथ, और उसके बाद पार्ट थर्ड में अपन HNO2 के लिए लगाते। तो HNO2 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो क्या होता था कि 1 डिग्री पे AgNO2 रिएक्शन करने के बाद HNO2 जब करवाते थे तो इसका 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, पानी बाहर निकल जाता था। 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री में आएंगे तो इसका S और HNO2 को रिवर्स करके इसका OH पानी बाहर निकाल देते थे। लेकिन 3 डिग्री वाले केस में एक्चुअली वहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं। जब वहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो पानी कैसे बाहर निकलेगा साहब? 2 डिग्री के साथ रिएक्शन दे देगा, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन दे देगा, RNS2 अमीन वाला तो दे ही देगा, लेकिन 3 डिग्री के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, जो कंपाउंड विल रिएक्ट विद HNO2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, साइड वो रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए तो सॉल्यूशन हमारा कलरलेस मिला करता था। लेकिन आज वो कलर नहीं पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है वो HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 21 खोपड़ी में जा चुका है क्या सभी लोगों के? हाँ बोल दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ, चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं।
आयुष अग्रवाल साहब, शिवानी जी और स्पर्श कोठारी जी, एक्चुअली माइक में थोड़ी प्रॉब्लम कम है, आवाज जो दबी दबी आ रही है ना, वो चौधरी का गला ही सूटा आज। तो माइक का आवाज नहीं है कमजोर है, चौधरी का आवाज ही कमजोर हो गया है। चौधरी का गला लगातार क्लास लेने से, थोड़ा सा जुकाम का प्रभाव होने से चौधरी आज अंदर से भीतर से सुलटा हुआ है, और भीतर से सुलटा हुआ है इसलिए चौधरी जैकेट पहन के प्रकट हुआ है। ठीक है, तो सुनिएगा, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज अगली पे बढ़ते हैं साथियों। एक बार फिर से मैं कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, चलिए अगर इधर से कुछ होगा तो अभी देख लेते हैं जरा सर। हाँ जी, क्या अब सबके पास आवाज आ गया जी? ऑल परफेक्ट, सब शानदार, नाउ गुड, एकदम ऑल गुड। जितनी आवाज चाहिए थी फेफड़े फोड़ फाड़ने वाली। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब धड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज S1 पे कदम आगे बढ़ाते हैं। S1 वाला, पहला वाला जो सवाल है वो हमारे दिल में जो ख्याल आ रहा है एक्सरसाइज S1 का, वो ये कहता है कि प्लीज रेफर किकिंग। ध्रुव गोयल बोला लल्लू है। लल्लू साहब है, गोयल साहब, मैं बोलूंगा S1 में काफी सवाल लल्लू है, एक ही नहीं काफी सारे सवाल लल्लू है। मिलिंदर अग्रवाल जी, दिल्ली वाले ऑप्शन में करना क्या है कि आजू बाजू COH है, तो 5 या 6 का डब्बा बन रहा है तो बना ले, इसका है कि इसका OH 5 या 6 का डब्बा बने तो बना ले, ये सक्सेनिक एसिड जैसे मुझे फील देता है। दूसरा नंबर सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि भाई साहब हम HiO4 है। ओ HiO4 देख के चौधरी बोलता पूछेगा क्या बात, आजू बाजू काजू चिपकाने का। बहुत सारे सवाल इसमें है जो लल्लू लल्लू की डिग्री में है। जैसे थर्ड वाला सवाल हम बोलेंगे कि भाई साहब नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, ओपन क्लोज, खटेगा, इसका दिमाग लेगा। ऐसे ही ये अपना हिंसबर्ग वाला टेस्ट था, वो बेस सोल्यूबल बेस इनसोल्यूबल वाला, ये 2 डिग्री अमीन है, ये आपका 1 डिग्री अमीन है। इधर NH2Z वाला रिएक्शन है, सोच लिया था क्या रे? बिल्कुल सोच लिया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, 1 डिग्री अमीन फाउल स्मेल वाला, NaNO2 गैस वाला, 2 डिग्री अमीन येलो ऑयली लिक्विड लेयर, सोच लिया था क्या? याद है क्या? पक्का पक्का। लो अगला वाला देख, अगले वाले में पांचवे में ए वाला हिस्सा, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये ज्ञान हम बता देते हैं। RCONH2 अमाइड जो है, अमाइड जो है वो, ये जो होता है अमाइड जो है, कैन टेस्ट बताएंगे साहब, कैन टेस्ट बताएंगे, बताएंगे हम बताएंगे, फिनॉल नामक चैप्टर में बताएंगे, फिनॉल चैप्टर में। सर ये फिनॉल चैप्टर का आएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएगा, मतलब एरोमेटिक का ही जिगर का टुकड़ा है फिनॉल, तो हम बताएंगे, हम बताएंगे। पांचवे का ए वाला हिस्सा सुनना जी। RCONH2 एक अमाइड है, और अमाइड की रिएक्शन जब आप P2O5 के साथ करवाते हैं तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो पानी उससे अब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी यहाँ से बाहर निकालेगा तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन बस इतना ही लगता है। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा कार्बन, तो वो ट्रिपल बॉन्ड एन लगा देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये अमाइड से आपने साइनाइड तैयार कर दिया P2O5। ये ठीक वैसा ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जैसे किसी जमाने में PCl5 होता था। PCl5 वो चिड़िया बन के निकलता था ना हमाइड के साथ, तो वो भी RCN का ही निर्माण करता था। हाँ, तो P2O5 भी वैसा ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पांचवे के ए ऑप्शन के अलावा बाकी वाले ऑप्शन सोच के क्या करना है?
BCD आता है? हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं। छोटा, छठवा तो है, छठवा है, रिडक्शन है, ग्रिग्नार्ड है, हाइड्रोलिसिस है और HNO2 है। पूछेगा क्या भाई? सब लल्लू बहा लल्लू। 6 का सी पूछ रहा जनाब, ये आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस है आयुष कुमार साहब। जहाँ हमने केमिस्ट्री ऑफ साइनाइड पढ़ा था एक्चुअली, वहीं पर आइसोसाइनाइड भी है, जहाँ पर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस है स्टीफन के जस्ट बाद में। बिल्कुल देखिएगा, भांडे साहब ने उत्तर से संदीप साहब ने बता भी दिया कि स्टीफन के जस्ट बाद में आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस दिया, ज्ञान के रूप में दिया, ऐसा किसी भांडे साहब ने बताया। चलिए तो भांडे साहब की समझा बेटू भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां वाला बताइए बताइए बताइए। चलिए पहले तो बता दो, सवाल तो गोली मारो, ये बताओ ये नाइट्रीन क्या पता होती है? तो साथियों, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का रिएक्शन का पहला लेक्चर, पहला क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला लेक्चर, जहां पर हमने इलेक्ट्रोफाइल बताया था, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक साथ बताए थे। हाँ, कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, एक ऑर्बिटल पूरा खाली और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस स्पीशीज को कार्बन कहा जाता है। वही नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर इसका पर्सनल खुद होता तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। वही एक डब्बा खाली और एक डब्बे में पैसा पड़ा हो तो इसे नाइट्रोजन कहा जाता है। तो इन रिएक्शन में कहाँ कहाँ नाइट्रोजन बनेगा, मैं बोलूंगा वहां वहां बनेगा जहां वोल्फ रीअरेंजमेंट की खुशबू आती है। क्या बात कर रहे हैं? क्या वोल्फ रीअरेंजमेंट में नाइट्रोजन कैरेक्टर डेवलप होता है? चलिए महसूस करवाते हैं। वोल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है? लिविंग ग्रुप का निकलना, नाइट्रोजन का गरीब होना। जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कुछ लम्हों के लिए सही, डेल्टा टी टाइम के सही, लेकिन नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल खाली हो जाए, एक ऑर्बिटल खाली, नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव, एक ऑर्बिटल खाली और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्मेट में हो सकते हैं या फिर नेगेटिव के फॉर्मेट में हो सकते हैं। यानी कुछ मोमेंट के लिए जब लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, उस मोमेंट के लिए इसमें कुछ मोमेंट के लिए नाइट्रीन कैरेक्टर डेवलप होगा। हालांकि बाद में जो कटोरा खाली होगा उसको भरने के लिए संदेश आर वहां पर आ चुका होगा और आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए वोल्फ रीअरेंजमेंट में नाइट्रीन कैरेक्टर डेवलप होता है। यानी इन जिन जिन ऑप्शन में आपका वीडियो वाला रीअरेंजमेंट हो रहा है, वोल्फ रीअरेंजमेंट, वो सब आपका नाइट्रीन कैरेक्टर हो जाएगा। भांडे साहब ने बोला सर अब हो जाएगा। भांडे साहब इसमें आगरा वाले ऑप्शन को होल्ड पे रखना, ये बेकमान से रीअरेंजमेंट है, हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे भी जितने भी ऑप्शन है बी से लेके जी तक, उन सब में आपको वोल्फ रीअरेंजमेंट चेक करना है। देखिएगा जी वाले में तो अगर देखा भी जाए तो नाइट्रोजन ही नहीं है। जब नाइट्रोजन ही नहीं है तो इस बात का वोल्फ रीअरेंजमेंट, भाई साहब नाइट्रोजन होगा तभी ना वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा, हाँ जी ना। तो सब बाकी सारे ऑप्शन आप चेक कीजिए। इसके आगे जो सवाल है ना, वो हमारा बताने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा पूछने का कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां नहीं। स्पर्श कोठारी कह रहे हैं कि सर बताने का मन नहीं कर रहा तो मत बताइएगा। सरसों की तेल वाला है तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो कोठारी की कुटाई कर देंगे आप। और आगे वाला 9वां हो या इसके बाद वाला 10वां हो, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। ये भी हीटिंग इफेक्ट है और इसके जस्ट अगला वाला जो है वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। 5 या 6 का डब्बा बने तो बना ले, 4 का बने तो आह 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 क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बना ले, 3 का बने तो आह 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 क्या बनेगा, अल्टी पल्टी करके डाइमर बना देगा। रखा तो ये फोटो ऐसा ऐसा है। 11वां 12वां 13वां ये सब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, एक हम बता देते हैं, बाकी तुम सोचना सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 11वां बोल रहा है प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है और इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड, पहले तो ये पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड होता क्या है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैक्टिक एसिड हमारे पास जब जब आए होंगे, रेस में कहीं सवाल आया होगा, सीट में सवाल आया होगा, तो हमने आपको बताया है। अब उस मूवमेंट से करना क्या होता है, कोई बालक बोलता है ना सर ये कॉमन नेम मुझे बहुत परेशान करता है, तो बोलूंगा साथियों जब जब कॉमन नेम आते हैं, ऐसे अगर कॉमन नेम याद करने बैठोगे तो बावड़े हो जाओगे। तो जब जब सीट के डिस्कशन के दौरान, रेस के डिस्कशन के दौरान या कोई कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस मूवमेंट से कुछ निकल के आ जाता है। जैसे स्वेलिंग के जमाने में टार्ट्रिक एसिड आया था, मेंडिक के जमाने में शिवजी का त्रिशूल सिट्रिक एसिड आया था। तो जब ये कंसेप्ट के दौरान कोई कॉमन नेम आपके सामने निकल के आ जाता है तो उस कॉमन नेम को आप एक पतली कॉपी में अलग से नोट डाउन कर, ऐसा करते रहेंगे तो ड्यूरिंग द डिस्कशन आपके कॉमन नेम आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे और याद होते चले जाएंगे। माना कि आज तक आपने ऐसा प्रोसेस नहीं किया, मैं बोलूंगा जब जागो तब सवेरा, वो प्रोसेस आज से चालू कर दीजिएगा। जब जब डिस्कशन होगा कुछ भी नया नाम मिले, आप उसे अपनी पतली कॉपी में साइड में डाल दीजिए। फिर जब आप रिवीजन करेंगे सीट का, तो जब वापस रिवीजन करेंगे तो वो कॉमन नेम जब वापस आएंगे उनको वापस लिखते रहना, तो कोई पीछे छूट गया होगा वो भी आपका वापस एक बार सजा लिया। ठीक है जी।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे वापस मुद्दे पे चर्चा करता हूँ। प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये लैक्टिक एसिड है। देखता रहा तो सर ऐसा लग रहा है प्रोपेनोइक एग्जैक्टली एज इट इज है, बस एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH लगाना, बन जाएगा लैक्टिक एसिड। लेकिन देखो भाई ऐसा मेरे पास कोई रिएक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें हाइड्रोजन को हटा के वहां पर OH लगाया जा सके। क्या करें, नहीं पता चला। बाद में पता चलता है कि अगर मैं इसे हाइड्रोजन को हटाऊं और वहां पर हेलोजन लगा दूं तो शायद हेलोजन को तो मैं OH में कन्वर्ट कर सकता हूं पानी डाल के। कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को क्या हेलोजन से रिप्लेस किया जा सकता है? ऐसा ध्रुव बोल दिया कि HVZ HVZ क्या करेगा, ये कार्बन जो है इसके सर पे एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया जाएगा और इसके सर पे एक हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। HVZ इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि HVZ बोलता है COH की जस्ट बाजू वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन पे अगर एक मिनिमम एक भी हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन उड़ा ले, हेलोजन चिपका ले। तो वो रेड फॉस्फोरस H2 वाला बिल्कुल करेक्ट बोला है, तो उसमें एक हेलोजन लग जाएगा। अब इस हेलोजन पे बेड़ू भाई अगली बारी तू पानी डाल, पानी जैसे डालेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के जमाने से देखेगा, हेलोजन उड़ेगा और उसकी जगह OH लग जाएगा, OH लग जाएगा। यस कर्मा साहब, आपने जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला गलत बोला, गलत बोला है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो बेड़ू भाई वहां पर पाई बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, तो वो नहीं बनेगा। हेलो हलार्ड विलेंस की रिएक्शन HVZ कीजिएगा और फिर पानी डाल के आप उसे OH में कन्वर्ट कर दीजिएगा। समझ गया है क्या? तो ऐसा आप प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इनके बारे में क्या आप खुद से थोड़ा एफर्ट मारना पसंद करेंगे? आप कहो तो मैं इनको भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अप्रोच डेवलप होनी चाहिए, थोड़ा हाथ पांव मार दरिया में तैरना सीखेगा। और अगर नहीं होगा तो चौधरी है ना, अगली क्लास में बोल देना, जब हम अगला डिस्कशन करेंगे फिर वो 12वां और 13वां एक बार फिर से बता दीजिएगा, तो बता देंगे, ट्राई करेगा, करें, ठीक है। नितेश सिंह साहब 7th के एफ पे एक बार चर्चा चाहते हैं, उनके लिए वापस लौटते हैं। 7th के एफ पे चलते हैं। नहीं जनाब, 7th का एफ वो फाउल स्मेल वाला है। फाउल स्मेल में इसमें कोई भेड़िया नहीं बनता है। भेड़िया जो बनता है ना वो हमने एक साथ ही पढ़ा दिया था आपको। भेड़िया जो बनता है वो बनता है अपना कार्टियस में, कार्टियस का चेला स्मिथ में और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, 3 जगह चल सकता है भाई भेड़िया, 3 जगह, क्योंकि हमने वोल्फ अरेंजमेंट और रिएक्शन इन्वॉल्विंग वोल्फ अरेंजमेंट एक ही साथ पढ़ लिया था, तो 3 ही जगह भेड़िया आता है। कार्टियस स्मिथ जो कॉपी पेस्ट मारा था और एक है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। नितेश सिंह साहब, उम्मीद है मैंने आपका जवाब आप तक पहुंचा दिया है, करेक्ट है पहुंचा दिया। तो चलिए साथियों, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी डिस्कशन है या था, डन डन डन, कंफर्म हो गया है। चलिए साहब, आयुष नंद कुमार साहब O2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन, नंद कुमार साहब ए ऑप्शन सक्सिनिमाइड है एक्चुअली, मेरे को जहां तक याददाश्त है मेरी, हाँ सक्सिनिमाइड। तो सक्सिनिक एसिड उम्मीद आप समझते होंगे, सक्सिनिक एसिड इसको कहते हैं ऑल्स गैप वाला। अब सक्सिनिक एसिड के साथ अमोनिया लीजिएगा और पानी बाहर निकाल दीजिएगा तो ये जो फोटो बनेगा ये सक्सिनिमाइड बन जाएगा, ये सक्सिनिमाइड बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन आप इन कंपाउंड के साथ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते तो अगर आपकी याददाश्त मजबूत रही होगी नंद कुमार साहब तो एग्जैक्टली ऐसा सवाल लास्ट क्लास में करवाया था, इसी एक्सरसाइज O2 का क्वेश्चन नंबर 10। नीलल अग्रवाल ने तो बता भी दिया कि सर एग्जैक्टली कल ही तो करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन है वही क्वेश्चन नंबर 10 है जो कल ही करवाए हैं, कल के ही डिस्कशन में। अरे बेड़ू भाई ये कल ऐसा याद आ रहा है नंद कुमार, ऐसा 6 का डब्बा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ नाइट्रोजन, फिर से C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन, हाँ पेज के अलग से करवाया था, ठीक है। बालक बालिकाओं की याददाश्त तो बड़ी मजबूत है, ठीक है जी। तो अब हम जो है हमारा कार्बोक्सिलिक का डिस्कशन खत्म हुआ, बायोमोलिक्यूल को हमने लास्ट क्लास में ही पर्दा गिरा दिया गया था। तो अच्छी खुशबू आ रही है नए चैप्टर की, कर ले शुरू, क्या करें, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड हम शुरू करें उससे पहले हमें ये बताइएगा कि हमारी आवाज जो है, कहीं ना कहीं एक दो बालक बालिकाएं बोल रहे हैं कि सर आवाज में थोड़ा सा आनंद कम आ रहा है, तो क्या सभी लोगों को ऐसा कम आ रहा है? हुँ? या तो मैनेज करें या फिर हमें 10 मिनट का समय चाहिए। अब आप बताओ कि करना क्या है, जनता जल्दी से बहुमत के साथ बताएं। कर लेंगे मैनेज, ठीक है, ठीक है। थोड़ा चौधरी जोर लगाएगा और थोड़ा तू अपने डब्बे का वॉल्यूम बढ़ा ले, उसको मैक्सिमम में डाल, वो
थोड़ा चौधरी अपना फेफड़ा ऊंचा कर लेता है, लेकिन ज्यादा ऊंचा करेगा तो पता चला गला पूरा सुलट जाएगा, तो कल प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो आज ही अगर चौधरी ने ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया अपना, तो कल फिर प्रकट नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो हमारी भावनाओं को? तो जिंदा भी रहना है, जिंदा भी रहना है। ठीक है, तो आइए एरोमेटिक की शुरुआत करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड गला तर करते हैं और फिर सुकून से चालू करते हैं। आज जो हमारी लेक्चर की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हाँ जी, वो शुरुआती एरोमेटिक कंपाउंड के प्रिपरेशन से। और जो शुरुआती प्रिपरेशन वाला दौर है, एक्चुअली पहला ही पेज जो है वो आपका, पहला वाला ही जो पेज है वो आपका प्रिपरेशन हो, और वो भी फिर आवाज अब तो पूरी ही चली गई। तो बावड़े कर क्या रहे हो? ऊपर करना है कि नीचे करना है? नीचे ही करना है? यहाँ ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो अब ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो पहला पेज है, दैट इज द प्रिपरेशन पार्ट, और पहला जो पेज है वो ज्ञान के साथ ही शुरू हो रहा है। आज हमारा चैप्टर ज्ञान के साथ ही शुरू हो रहा है। अक्सर हम लोग ज्ञान जो है वो लेक्चर के लास्ट में लिया करते हैं। आज पहले ही पेज से ज्ञान लेंगे और फिर असली कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्ट ऐसे ही किया था कि उसका प्रिपरेशन पढ़ा, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़े। तो ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड की पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन में प्रिपरेशन बनाने का पहला तरीका है कि आप एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, पहले पेज से 3-4 ज्ञान एक साथ दिए हैं, ये पूरा का पूरा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। हालांकि रेड हॉट आयरन ट्यूब जिन लोगों की याददाश्त मजबूत है, उन्होंने हाइड्रोकार्बन बेस्ड जेई एडवांस में ऐसे सवाल के चौधरी ने चर्चा की थी, किया था। आज वो वक्त आ गया कि हम उसे पूरा आपको डिटेल में थोड़ा और समझा दें। तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल के इस्तेमाल किए जाते हैं, और सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के 3 मॉलिक्यूल जब आप इस्तेमाल करते हो रेड हो, तो उबलती हुई लोहे की पाइप की नली से ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एल्काइन को उससे गुजार देते हैं, तो आखिरकार 3 एल्काइन के मॉलिक्यूल आपस में क्लब होकर बेंजीन का निर्माण कर लेते हैं। अब बेंजीन को देख के बता क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ साहब है। तो हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब अगर कोई बोले सर ये कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा साथियों ज्ञान है, ज्यादा गहराई में ना जाए, लेकिन हल्का फुल्का हम आपको आइडिया दे देते हैं। एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल ऐसा बैठा रहता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड। अब होता क्या है कि जब उबलते हुए लोहे की नली से इनको गुजारा जाता है, तो तीनों एल्काइन जो हो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अपना एक पाई बॉन्ड छोड़ता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देता है सिग्मा बॉन्ड से, ये अपना एक पाई बॉन्ड छोड़ता है, इन दोनों को आपस में सिग्मा बॉन्ड से, और एक पाई बॉन्ड ये छोड़ता है सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट कर देता है। तो बेंजीन का डब्बा कुछ ऐसा मिला कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं। फिर से आपका मिलेगा साफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अगला वाला भी जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी आपस में इनसे सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा आपका बेंजीन मिलकर तैयार हुआ। सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन का पर्सनल था, वो अभी भी मौजूद है। तो ये फोटो हमने जो दिखाया वो आखिरकार यही ये बेंजीन है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला एक छोटा सा अगला वाला। अब मान लीजिएगा अगले ने सवाल ऐसा दे दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने, ये तो रहेगा ही रहेगा, 3 मोलिक्यूल रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक CH3 एक्स्ट्रा लगा लिया है, एक CH3 एक्स्ट्रा लगा लिया है, एक CH3 एक्स्ट्रा लगा लिया है, एक CH3 अगर आपने एक्स्ट्रा लगा लिया है, तो वो CH3 जो है वो झाड़ी की तरह बेंजीन पे लटकता हुआ रहेगा। तो बेंजीन का वही डब्बा बन के तैयार होगा, और एक CH3 बेंजीन पे लटकता हुआ रह जाएगा। तो एक एक CH3 3 मॉलिक्यूल है, तो एक एक CH3 वहां पर बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिएगा प्रिपरेशन का दूसरा तरीका। पहला वाला तरीका ये था, पहला वाला तरीका ये था, दूसरा वाला तरीका आगे बढ़ा। अर्पित कुमार बोल रहे हैं चौधरी, एक ही बात को आपने 4 बार बोल दिया। अर्पित कुमार साहब बोल रहे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक बालक ने बोला सर आवाज नहीं आ रही, तो मैं बोला ले आवाज ले ले, तू 4 बार ले ले, तो शायद 4 में से एक बार तो आवाज पहुंच गई होगी उसके बाद। तो ठीक है, अगला वाला देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड।
6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं एल्केन की रिएक्शन करवाएं और एल्केन की रिएक्शन Al2O3 Cr2O3 और या फिर M2O3, कहने का मतलब एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर मोलिब्डेनम, इनके साथ अगर आप रिएक्शन एल्कीन की करवाते हैं, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और मोलिब्डेनम इनके ऑक्साइड के साथ एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो पहला और छठवां कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाता है और वो एक बेंजीन का निर्माण कर लेता है। जैसे में इसको कैसे याद रखने का कि और एल्यूमिनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम इनके ऑक्साइड अपने को देसी में ऐसे याद रखता था, ओल करोड़पति मोटे, ओल करोड़पति मोटे इनके ऑक्साइड, और इनके साथ अगर तू आग लगा देगा तो ये 6 कार्बन को बेंजीन में। तो ये अगर तेरे को बात मालूम है तो मान लीजिएगा हमने एक सवाल ऐसा दे दिया कि अगले सवाल में अगले ने तेरे को कार्बन देखने 6 नहीं, सवाल को देख, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन दे दिया था, अब बोल देता भाई साहब, अब अगर आपने यही ले लिया था एल्यूमिनियम, क्रोमियम या मोलिब्डेनम और इनके साथ ऑक्साइड के साथ आग लगा देते तो बताइएगा साहब अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा बताना भाई। तो बेंजीन में मेरे को बिल्डू भाई ये बता के कितने कार्बन चाहिए तेरे को, बेंजीन में कितने कार्बन चाहिए, 6 या 7, 6 ही चाहिए। तो एक्चुअली 7 में से 6 को पकड़ ले भाई, पहले को पकड़ और छठवे को पकड़, पहले से 6 को पकड़ के बेंजीन बना दे और एक मिठाई जो हो झाड़ी की तरह वहां लटकता हुआ रह जाएगा। तो ये बन गया साहब अगला वाला फोटो बन जाएगा, तो बेंजीन तो बना एक झाड़ी की तरह लटकता हुआ है। और देखिए मान लीजिएगा किसी ने 8 कार्बन ले लिए होते, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, छुपाते हैं हाँ, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर 8 कार्बन ले लिए थे तो अब बताइएगा क्या करेगा। तो ध्रुव गोयल ने बोला कि सर पहले को पकड़िएगा, छठवे को पकड़िएगा और बेंजीन बना दीजिएगा। तो पहले ऊपर एक मिथाइल लटक रहा था, दूसरे सर ने मिथाइल लिया, सुनाई नहीं दे रहा, मिथाइल लिया, इथाइल है, इथाइल लटक जाएगा। लेकिन एक और रास्ता है, ऐसा भी तो हो सकता था कि तू पहले और छठवे को पकड़ रहा है बेड़ू भाई, ऐसा भी तो हो सकता था कि दूसरे को और सातवें को पकड़े। हाँ, नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 और 8। एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता था कि तू 2 नंबर और 7 नंबर को पकड़ ले, हाँ तब भी तो बेंजीन बन सकता था। यानी इस बार बेंजीन पे जो लटकेगा वो इथाइल या मिथाइल, इथाइल या मिथाइल, और वो भी एक मिथाइल या दो मिथाइल, दो मिथाइल। तो ये दोनों रास्ते हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। किसी ने पहले से छठवां पकड़ा तो बेंजीन के डब्बे पे इथाइल लटकेगा, किसी ने दूसरे से सातवां पकड़ा है तो उसको 2 मिथाइल वहां पर लटकता हुआ लग रहेगा। तो ऐसे 6 कार्बन है। आपका अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर पहला ले ले, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तो हमने ज्ञान के तौर पे ही सही लेकिन दो तरीके सीखे हैं, दो तरीके सीखे हैं। कहने का मतलब एक तो एल्काइन की रिएक्शन रेड होट आयरन ट्यूब के साथ करवाते हैं तो 3 एल्काइन कंज्यूम होते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक एल्केन, सिर्फ एल्केन और इनके साथ एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम इनके ऑक्साइड और करोड़पति मोटे, जो मोटे मोटे करोड़पति इनके ऑक्साइड के साथ आग लगा दो तो ये भी इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। बस 6 कार्बन का इस्तेमाल होता है। छोटा सा ज्ञान और देते हैं 10 सेकंड का और फिर असली मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अगर बेंजीन का डब्बा बनाना है तो आप महज 6 कार्बन का डब्बे से भी बेंजीन बना सकते हैं, बस पैलेडियम, चारकोल और आग लगा दीजिएगा। हाँ साहब, अगर डब्बे के भीतर एक पाई बॉन्ड है उससे भी बेंजीन बनाया जा सकता है, लेकिन आप सेलेनियम और हीट का इस्तेमाल करें। एक्चुअली सेलेनियम और हीट को मिनिमम एक पाई बॉन्ड चाहिए, एक मिनिमम पाई बॉन्ड होगा तभी वो बेंजीन बना पाएगा। हालांकि हाँ पैलेडियम चारकोल तो बिना पाई के बना देता, तो एक पाई आएगा तो बना ही देगा, तो ये भी बेंजीन। 4 छोटे छोटे चुनमुन ज्ञान लिए, इसमें भी अगर कोई हमसे पूछे कि भाव किसको देना तो मैं बोलूंगा पहले वाले जो 2 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भाव देना। तारे भी लगे हुए हैं वहां पर, आप उम्मीद हम तारों से समझ जाएंगे कि इनको भाव अच्छे से देना। ठीक है जी। तो ये 2 पाई बॉन्ड में तो जनाब और बढ़िया बात है, जब एक पाई बॉन्ड में बेंजीन बना देगा ध्रुव साहब तो 2 पाई बॉन्ड पे तो बना ही देगा, बना ही देगा। तो ये छोटे छोटे। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की असली शुरुआत, यहाँ पर आनंद दोगुना होने वाला है। पहला पड़ाव, कोई बोलेगा साहब एरोमेटिक कंपाउंड का पहला पड़ाव क्या था, तो पहला पड़ाव यही था, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो इतना ही था और सारा का सारा जो प्रिपरेशन है वो ज्ञान वाली बातें थी, हमने ले लिया है। अब जो है चैप्टर का असली पड़ाव चालू होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आलसी लोग इसे
ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, या फिर इसे ARSE के नाम से भी जानते हैं, जहां पर E इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक, S इंडिकेट कर रहा है उल्टा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, तो रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड ARSE। कैसा दिखता है? राज के पल्ले धीरे धीरे खोलते हैं। बेंजीन का डब्बा, एक हाइड्रोजन को जूम करके दिखाया, सच बोलो तो सब जगह हाइड्रोजन है। बेंजीन के डब्बे पे हाइड्रोजन है, और अगर आपने बीकर में बाहर से इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है तो वो गरीब इलेक्ट्रोफाइल जो आता है थोड़ी देर के बाद इस हाइड्रोजन को भगाता है और खुद उसकी जगह काबिज हो जाता है। H प्लस को लात मार के वहां से रवाना कर। रिएक्टेंट को देखिए और प्रोडक्ट को देखिए, क्या साथियों आपको एहसास हो रहा है कि रिएक्टेंट में से एक हाइड्रोजन को लात मार के भगा के एक इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह काबिज हुआ है। बोले तो ओवरऑल रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहे हैं तो कुछ ऐड हो रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, या सब्स्टिट्यूट हो रहा है? जवाब चाहिए। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहा हूं तो कुछ ऐड हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, या सब्स्टिट्यूट हो रहा है? हाँ, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो रिएक्शन का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ए पॉजिटिव में H प्लस जो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि बेंजीन से हुआ तो पूरा नाम हुआ ऑन द एरोमेटिक कंपाउंड, आरसी लोग ESR, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड ARSE कहा जाता है। लेकिन बोल साहब जैसे पूछ रहे हैं कि सर ये चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे? तो चलिए उस सफर को भी अब सुकून से, ये ऐसा क्या चमत्कार किया इलेक्ट्रोफाइल ने कि हाइड्रोजन को लात मार के उसकी जगह काबिज हो गया? तो चलिए आइए देखते हैं धीरे धीरे आराम आराम से। सबसे पहले बीकर और इतना राज का पर्दा नहीं खोलेगा। हाँ, इधर देखिएगा। सबसे पहले बेंजीन का डब्बा है, ये बेंजीन का डब्बा है, और बीकर में आपने इलेक्ट्रोफाइल डाला। अब इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव देख के ही एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल अमीर रहा होगा या गरीब रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव अमीर है या गरीब? गरीब है। अगर ये गरीब है तो ये पैसा पैसा मांग रहा होगा। साथियों, जितना बोल रहा हूँ बस उतना सुनने का और उतना ही देखने का, ना एक्स्ट्रा देखने का ना एक्स्ट्रा सोचने का। फिर धीरे धीरे चीजें पिक्चर क्लियर होती रहेंगी। अक्सर जनता गलती क्या करती है कि आजू बाजू कुछ और दिखता रहता है तो उसकी नजरें चली जाती है। चली जाना ठीक है, लेकिन मत देखेगा, सब कुछ चौधरी समझाएगा, बस तू जितना बोल रहा उतना सुनेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जितना पूछ रहा उतना बताने का। गरीब है तो पैसा चाहिए। अब आजू बाजू देखा तो क्या जिनके पैसा है क्या? हाँ, वहां पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल फटाक से जाके उसे पाई बॉन्ड पे अटैक कर। अगर पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है तो यूं समझिएगा पाई बॉन्ड किसी न किसी, एक्चुअली है तो दोनों कार्बन के, लेकिन किसी न किसी कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। हमने पाई बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया। आप चाहे इमेजिन भी कर सकते हैं, कंपाउंड सिमेट्रिक है। पाई बॉन्ड धीरे धीरे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ। इस शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन से आएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रोफाइल को पैसा दे दिया, तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव वो न्यूट्रलाइज हो गया है। बोले तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ गया है। लेकिन साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है, जब इस कार्बन का नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा तो बाजू वाले कार्बन का टुकड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, तो इस कार्बन के सर पे नया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव, बाकी हाइड्रोजन, एक्चुअली मैंने तो हाइड्रोजन दिखाया है, सच कहूं तो हाइड्रोजन सब जगह है। मतलब ये हाइड्रोजन दिखाया, हाइड्रोजन सब जगह, मैंने हाइड्रोजन जूम करके दिखाया। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना, देख के बताइएगा क्या, बाकी का तो आइडिया नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक पाई के बीच में एक सिग्मा का फासला है, पॉजिटिव कुछ करने लगा है। अनिश कुमार अंजलि जी ने तो बता ही दिया, रेजोनेंस करने लगा, तो करवा ले भाई, फिर इंतजार किस बात का है। पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कीजिएगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये लीजिएगा बना दीजिए। फिर देखा पाई बॉन्ड को फिर से शिफ्ट कीजिएगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये लीजिएगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया और आराम से हाँ साहब ये अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अगर ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो तो रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड देखो, रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड जो होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस मैनर में दौड़ रहा है, और बोले तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पूरे हिस्से में अलग अलग कार्बन पे आ रहा है, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज उस पूरे एरिया में बना दिया। ये तीनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कोई स्टेप नहीं, ये सिर्फ सिर्फ आपने पॉजिटिव का रेजोनेंस करवाया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है या हाइब्रिड, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड, जनता से जवाब नहीं जवाब हाइब्रिड, तो हमने इन तीनों स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड भी बना दिया। वो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस मैनर में रेजोनेंस कर रहा है, उसको हमने दो दिखा दिया। और पॉजिटिव चार्ज आप चाहे तो कार्बन से दिखा सकते हैं, चाहे तो मैंने नीचे भीतर ही लगा दिया कि वैसा इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है।
पॉजिटिव, और H और इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह कम। ये जो हाइब्रिड बनता है इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, लोग इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसे विलियन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या इसे आर्हेनियन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो हाइब्रिड है इसका एक ही मिला के अलग अलग नाम है। चलिए मुद्दे पे वापस लौट के आते हैं। हमारा काम था कि इस एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज बनाया, जिसने फर्दर रेजोनेंस किया और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनके तैयार हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने इस कंपाउंड को देखा, इनिशियली जो बेंजीन का डब्बा था, सुना है वो एरोमेटिक हुआ करता था, लेकिन आज जब इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद कोई सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पकड़ लो, जनाब बताइएगा क्या पूरी रिंग में रिंग करंट है या था? पूरी रिंग में रिंग करंट है या था, क्योंकि रेजोनेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो रहा है, जो कि आरएनएस कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स से मुझे महसूस नहीं हो रहा कि आजू से लेके बाजू तक बस इतने ही एरिया में चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। अगर रिंग करंट उलट गया तो कंपाउंड का एरोमेटिक कैरेक्टर है या सुलटता रहे, और एरोमेटिक कैरेक्टर है या सुलटा सुलटा, यानी कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। ले भाई, बेंजीन बोला अल्लाह भाई बावड़े इलेक्ट्रोफाइल, एक तो तेरे गरीब को मैंने पैसा दिया, ऊपर से मैं खुद ही तबाह हूँ। पहले मैं एरोमेटिक कैरेक्टर हुआ करता था, तेरे को पैसा देने के बाद मैं नॉन एरोमेटिक हो गया। बेंजीन बेचारा मिला नो 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 नो। एनी हाउ, मुझे अपना एरोमेटिक कैरेक्टर किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। अब बेंजीन जब पागल हो गया है और अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को पाने की लालसा में किसी भी हद तक गुजरने की कोशिश करने लगा, तभी ऊपर बैठा हाइड्रोजन खौफ खा जाता है, और ठीक वैसे ही जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ, पॉजिटिव चार्ज बाजू वाला sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करता है तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्राणों की आहुति देता है, ठीक वैसे ही आज ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्राणों की आहुति देगा और पॉजिटिव की तरफ अपना पैसा फेंक देगा, ठीक वैसे ही जैसे जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन किया करता था। उम्मीद है हाइपर के नाम से आप वाकिफ है, हाँ कि ना? हेलो हेलो हेलो। तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्राणों की आहुति देता और पॉजिटिव चार्ज की तरफ पैसा फेंक देता है और खुद H प्लस बन के बाहर निकल जाता है। हाँ साहब, तब जाके बेंजीन को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर नसीब वापस हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो हाइड्रोजन प्राणों की आहुति देता है, इसे बाहर खींचने में भी कोई इसकी मदद करता है। पूछो कौन करता है? हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति देके जब बाहर जाता तो कोई इसे बाहर खींचने में भी डबल इंजन की मदद से मदद करता है। ये कौन करता है पूछोगे तभी बताएंगे। अरे पूछो ना कौन करता है, जनाब पूछिए ना। हाँ, तो बात यह है कि जनाब जब आप बाजार जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब 1 किलो इलेक्ट्रोफाइल दीजिएगा, तो नहीं मिलेगा। जब जब बाजार जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल जब लेंगे तो साथ में जोड़े में न्यूक्लियोफाइल भी आएगा। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो साथ में नेगेटिव वाला फ्री में मिलेगा नहीं, यानी बीकर में आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल भी तो मौजूद होगा। तो ये वही न्यूक्लियोफाइल होता है जो हाइड्रोजन को वहां से बाहर खींच के ले आता है। न्यूक्लियोफाइल H प्लस को बाहर खींच के लाएगा, न्यूक्लियोफाइल और H न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दान करके, आहुति देकर, बलिदान देकर और बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर इन हाउ वापस से रीगेन करवा देता है। या अब बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर वापस मिला। हाँ, yes। यानी कि आखिरकार अब कंपाउंड को सुकून मिला, रिएक्टेंट को देखेगा और प्रोडक्ट को देखेगा। क्या आपको एहसास हो रहा है? एक हाइड्रोजन को भगाकर एक इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह काबिज हो गया है। एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेंजीन हुआ, तो रिएक्शन का नाम हुआ ARSE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेंजीन, ESR या फिर ARSE। हाँ बेड़ू भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ शाश्वत पार्टनर साहब जी, पॉजिटिव के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन ही कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं कर पाएगा। मतलब अपने प्राणों की आहुति जब देने की बारी आएगी तो वो हाइड्रोजन ही दे पाएगा। हालांकि हाइड्रोजन को बाहर खींचने में न्यूक्लियोफाइल अपनी पुरजोर ताकत के साथ उसे बाहर खींच लेता है, क्योंकि कंपाउंड का एरोमेटिक कैरेक्टर इसलिए ये होता है। बात कितनी खोपड़ी में चली गई, प्रोडक्ट बन चुका है, तो फिर कुछ कुछ गिने चुने मुद्दों पे चर्चा तो ये करना चाहता है। पहले बताइए प्रोडक्ट बन चुका है, मैकेनिज्म खोपड़ी में गया, तो हम आगे बढ़े क्या?
हाँ या ना में जनता सहमत असहमति जरूर देख रही बिल्कुल समझ आ गया। तो अब जब रिएक्शन देखूंगा तो रिएक्शन से प्रोडक्ट गया तो साथियों आपका दो स्टेप में काम हो रहा है। भांडे साहब तो हमारी अंतरात्मा की आवाज को पहचान भी जाएंगे। चौधरी अब किस बात पर चर्चा करने वाला है? रिएक्शन से प्रोडक्ट गया तो दो स्टेप में काम हो रहा है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल स्टैटिक करता है कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। ये सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है साथ ही स्टेप नहीं है तो मेसोमेस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन बना गया है। अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की मदद से हाइड्रोजन को उड़ाया जाता है और कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होना चाहता है बहुत तेजी से भाग के वहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। क्या आप मुझे सोच समझ के बता सकते हैं कि अंजलि जी कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? आंसर देख के मत बताना, वो तो दिख रहा है, महसूस करके बताना कि आरडीएस स्टेप कौन सा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला। क्यों होगा पहला वाला? अगर कोई ने बताया ही पहला वाला तो क्यों होगा पहला वाला? तकलीफ हो रहा है ना सर। एरोमेटिक से किधर चला गया? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक है तो तकलीफ होगा, इसलिए वो स्टेप आपका आरडीएस स्टेप। हालांकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जाएगा तो ये बड़ा फास्ट होगा, क्योंकि कंपाउंड ने एनी हाउ तेजी से एरोमेटिक करना कैरेक्टर बनना चाहता है, तो ये स्टेप तो बड़ा फास्ट होगा। लेकिन इधर से इधर जा रहा है तो ये स्टेप आपका स्लो होगा। अगर आपको आरडीएस स्टेप आइडिया लग गया तो साथियों क्या हम रिएक्शन के ग्राफ में गोता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी कि पहला स्टेप, दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहला स्टेप या आरडीएस मतलब जब रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो पहला पहाड़ ही सबसे ऊपर तक जाता हुआ नजर आएगा। ग्राफ हम आपके सामने पेश कर देते हैं। लड्डू भाई ये लीजिएगा, ग्राफ आपका सामने मौजूद है। दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट से पढ़ गए तो पहला पहाड़ सबसे ऊपर जाएगा। इस गोताखोर में यहाँ पर आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेन कॉम्प्लेक्स या आर्हेनियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। दूसरा पहाड़ एक्टिवेशन एनर्जी, तो साथियों हर स्टेप में चलता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेप आपका छोटी सी एक्टिवेशन एनर्जी थी और फिर आपका प्रोडक्ट में तब्दील होकर तैयार हो गया। ये रिएक्शन का ग्राफ मिलेगा। रिएक्शन का ग्राफ मिल गया और आरडीएस मिल गया तो चौधरी की हर रिएक्शन में एक ख्वाहिश अक्सर आ ही जाती है। और ख्वाहिश जनाब ये है कि मुझे प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा, अगर मुझे प्रोडक्ट फास्टर फास्टर और जल्दी जल्दी ज्यादा मात्रा में चाहिए तो मैं बोलूंगा कि पहली स्टेप जो आरडीएस का पहाड़ है, एक्टिवेशन एनर्जी जो आरडीएस में ऊंचाइयों वाला पहाड़ है, उस पहाड़ को छोटा कर, उस पहाड़ को नीचे ले आइएगा। पहाड़ नीचे होगा तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा मिलेगा। पहाड़ के ऊपर बैठता है ट्रांजिशन स्टेट में, हाँ उस ट्रांजिशन स्टेट को नीचे करके स्टेबलाइज हो जाइएगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है तो किसी साइंटिस्ट की याद आ गई है, हरीश कुमार साहब को तो याद आ गई, राठौर को भी आ गई है। अरे की था अमेंडवा, असत्ती ने बोला अमेंडवा, हाँ साहब अमेंडवा ने बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट जिसके भी करीब होती है उसमें उसी के करेक्टर मैक्सिमम होते हैं। बताइए किसके करीब है? रिएक्टेंट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है? अरे रिएक्टेंट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। अरे ओ सुगले, सुगला नहीं है, सुगली लग रही है तो मीनल अग्रवाल जी ट्रांजिशन स्टेट बताइएगा किसके ज्यादा करीब है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या रिएक्टेंट है? हाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। तो जिसके जितने ज्यादा करीब होगा उसका उसमें करेक्टर मैक्सिमम होगा। यानी अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करना है तो मैं बोलूंगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज कर ले। सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा, ट्रांजिशन स्टेट नीचे आगे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा मिलेगा। कह सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा। चलो जरूर भाई, यानी एनी हाउ तेरे को सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज करना। अब देख के बता मैकेनिज्म को, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कैसा चार्ज बन रहा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कैसा चार्ज बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यानी आज पॉजिटिव बन रहा, कल को इस बेंजीन पे मैं कुछ ऐसा फैक्टर ऐड करूं कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। तो बेंजीन पे जब भी कोई ग्रुप अटैच करूंगा तो बताइएगा वो बेंजीन पे पैसा देने वाला होना चाहिए, बेंजीन से निचोड़ने वाला होना चाहिए। बेंजीन तो बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप बैठाऊंगा तो बताइएगा वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए या खींचने वाला? हाँ देने वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को जब भी कोई पैसा देगा, गरीब के कटोरी में पैसा डालेगा तो गरीब खुशी से लबालब हो जाएगा। अगर कोई इससे निचोड़ के ले जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अच्छी खबर होगी या पूरी खबर होगी। यानी बेंजीन से अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन लबालब तरीके से बढ़ जाएगा। बात खोपड़ी में गया तो लेफ्ट सवाल में तेरे सामने पेश कर देते हैं। एक बेंजीन का डब्बा दिया, बेंजीन के डब्बे के ऊपर एक आपने OCH3 लगा और एक बार आपने NO2 लगाया। आंसर सामने है लेकिन मैंने वेरीफाई कर लिया है कि भाई साहब बेंजीन का डब्बा होगा OCH3 होगा। OCH3 मतलब इफेक्ट कैसा दिखा रहा होगा? प्लस आर। इसका मतलब वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए बुरी खबर है या अच्छी खबर? OCH3 का प्लस आर बुरी खबर है या अच्छी खबर?
अच्छी खबर है, यहीं पर NO2 जो होगा वो उस पॉजिटिव से भी टुकड़ा साफ कर रहा होगा। अच्छी खबर है या बुरी खबर? बुरी खबर, तबाह कर चुका होगा। इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुका होगा। जिसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन फॉर E है 710 लाजवाब मिलेगा। तो निकाल लो बाहर। ठीक, दुनिया में रिएक्शन पे बात करी, RDS पे बात करी, उसके ग्राफ पे चर्चा करी, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का भी हमने नुस्खा और कंसेप्ट से बाहर निकाल लिया कि भाई डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। अब क्या होता है कि सवाल में थोड़े थोड़े से चस्का था। अब तक आपका सवाल जो था वो बेंजीन का डब्बा था और उस पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते थे तो किसी भी एक पोजीशन पे जोड़ दिया। मान लीजिएगा कल को ये बेंजीन का डब्बा था, उस बेंजीन के डब्बे पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक पोजीशन पे जोड़ दीजिएगा। बताइएगा साहब कौन सी पोजीशन पे जोड़ना है? ऊपर वाला, बाजू वाला, नीचे वाला, बाजू वाला, या कोई सी भी जगह? ऊपर वाला, नीचे वाला, बाजू वाला, कोई किसी भी जगह जोड़ दीजिएगा साहब। छह पोजीशन आइडेंटिकल, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिएगा यही बेंजीन का डब्बा था, उस बेंजीन के डब्बे पे हमने OCH3 और अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, अब बताइएगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ा जाए? तो एक बात तो कंफर्म है कि बाकी कुछ तो आइडिया नहीं, लेकिन ऊपर जोड़ू, नीचे जोड़ू, आजू जोड़ू, बाजू जोड़ू, या कहीं भी जोड़ दूं, कहीं भी तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि सारी पोजीशन अब आपकी अलग अलग हो रही है। तो साहब कहाँ जोड़ना? ऊपर जोड़ना है, नीचे जोड़ना है, या पाताल लोक में जोड़ना है? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कहाँ जोड़ते हैं। बाकी कुछ का तो आइडिया नहीं है, लेकिन गजोदर भैया हमें ये बताना कि OCH3 जब आपने ऊपर जोड़ा होगा, यहाँ पाई पाई पाई, ऑक्सीजन जब जब दो बॉन्ड बनाता है इसके साथ कुछ है क्या? कुछ है क्या? हाँ, लोन पेयर। और एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का फासला, लोन पेयर कुछ कर रहा है, लोन पेयर कुछ कर रहा है क्या? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस करेगा तो कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई पाई इनटू नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेड़ू भाई क्या तेरे को एहसास हो रहा है? इस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो रियल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन कह सकते हो, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। फिर कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई पाई इनटू नेगेटिव, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव आएगा। कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पाई पाई इनटू नेगेटिव, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव ऐसा बन रहा है कि बन रहा है? बोले तो मेरे को मालूम है जब जब OCH3 रेजोनेंस करेगा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन है भाई साहब। तो ऑर्थो पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव बनता है, ऑर्थो पे डेल्टा नेगेटिव बनता है और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव बनता है। ड्यूरिंग द रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनता है। GOC में पड़ा था साथी। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बेचारा गरीब था, बेंजीन की तरफ हमला करने आ रहा है क्योंकि बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेंजीन की तरफ आ रहा था, ऊपर बैठा OCH3 बोला दौड़ के आ, न्योता भेज रहा है, डबल न्योता, क्योंकि जब तू इंजन के पास आएगा तो इंजन के पास अपना पैसा तो है ही है, मैं ऊपर से पैसा बरसा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के आ, इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल उस OCH3 से पूछेगा हमला किधर करने का? फिर बोला ठान रख, जब मैं रेजोनेंस करता, जब मैं बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता हूँ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब वहां पर पैसा लबालब पड़ा हुआ है। दौड़ के आना और थोड़ा पैरा पे हमला करना, वहां पर बेंजीन का अपना तो है ही और महीने में ऊपर से पैसा जो बचा है वो तुझे ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। बताइएगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पे हमला करने जाएगा जनाब कहाँ हमला करेगा? मेटा पे या ऑर्थो पैरा पे? अरे मेटा पे या ऑर्थो पैरा पे? ऑर्थो पैरा पे, यानी इस बार जो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन का डब्बा OCH3, एक बार इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे। हाँ सर, ऑर्थो पे आजू वाला जोड़ूं या बाजू वाला? तो कोई सा भी जोड़ दीजिएगा, आइडेंटिकल पोजीशन है। हाँ, एक बार आपका पैरा पे OCH3 और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। अब मेरे को मालूम पता चला कि OCH3 तो एक महज मोहरा है, साथियों मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसे वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे बेंजीन के डब्बे में, वो हर बार ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर इशारा करेगा? किधर इशारा करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। ऐसे ग्रुप जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे इशारा करते हैं उन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा करते हैं। उन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहने का मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहे हैं, इशारा करें कि भाई साहब तुम वहां जाओ। अच्छा ये बताइएगा जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा तो OCH3 बेंजीन से पैसा निकाल रहा था या डाल रहा था? बेंजीन से पैसा निकाल रहा था या डाल रहा था?
डाल रहा था। अगर बेंजीन में पैसा डाल रहा था तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए बुरी खबर थी या अच्छी खबर थी? बुरी खबर या अच्छी खबर? अच्छी खबर। अगर अच्छी खबर है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा था या बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। ऐसे ग्रुप जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं साथियों, ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ग्रुप जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे होंगे, वो रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो कह दूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और आपका एक्टिवेटिंग डायरेक्शन होगा। अब बात को बढ़ेगी। अब यहाँ पर जनता को एक जेन्युइन सा डाउट दिया जाता है, सर ऑर्थो और पैरा दो ठो प्रोडक्ट बना दिया, ये तो बता दो सर, इनमें से मेजर कौन सा बनेगा? हाँ क्यों सर, दो ठो प्रोडक्ट बनाए तो फिर मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? नहीं बता सकते, क्योंकि मेरू भाई आज तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये तो पता ही नहीं ना। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने सिर्फ और सिर्फ ई लिखा है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा ना कि ऑर्थो मेजर होगा कि पैरा होगा। मान लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल कोई मोटा सा ग्रुप होगा, टन टनाटन हुआ, तो फिर पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि ऑर्थो तबाह होगा। और मान लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कोई एच बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, तो वो दूसरी अगर दूसरी में तब्दील हो जाएगी तो फिर ऑर्थो वाला मेजर होगा। ये तो डिपेंड करेगा ना कि इलेक्ट्रोफाइल टन टनाटन वाला है या दोस्ती वाला है, तो उसका नेचर जो कैसे पता करेंगे, तो जिस दिन मुझे ए का फोटो पता चलेगा उस दिन बता देंगे। ठीक। अब कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि सर अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है तो फिर कॉमन सेंस छठवीं इंद्र भी ये भी बोल रही होगी कि अगला वाला क्या लेंगे। ये सब चीजें सोच लिया है, इसे डोनेटिंग लिया तो अगली बारी आप विड्रॉइंग की आएगी। अब अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल डाला तो वही NO2 बेंजीन के साथ फिर से रेजोनेंस करेगा, पाई पाई पाई, यहाँ NO2 है। अब जब रेजोनेंस करेगा तो बताइएगा बेंजीन को NO2 पैसा दे रहा होगा या निचोड़ रहा होगा? बेंजीन को पैसा दे रहा होगा या निचोड़ रहा होगा? निचोड़ रहा होगा। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, जितना पूछे उतना बता दीजिएगा। जब बेंजीन में पैसा ले रहा होगा तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज देना, इस हाइड्रोजन में यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। एक बार फिर से ऑर्थो मेटा पैरा मार्क कर देता हूँ, ये भी ऑर्थो है ये मेटा है, यानी इस बार जो चार्ज आएगा ऑर्थो पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑर्थो पे डेल्टा पॉजिटिव और पैरा पे डेल्टा पॉजिटिव। अब जो है इस बार बेंजीन से पैसा ही छोड़ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल फिर से गरीब है बेचारा, दौड़ के आएगा बेंजीन की तरफ, ऊपर बैठा NO2 बोलता है ठंड रख, मत मत, क्योंकि हमने बेंजीन से करीब करीब पैसा सूख लिया है, तू आ ही मत, क्योंकि बेंजीन से मैंने पैसा सूख लिया। इलेक्ट्रोफाइल कहता है ना 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 ना, मेरे सर पे प्योर पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा गरीब हूँ, पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो तो कहता है जब आ ही रहा है तो फिर ऑर्थो और पैरा पे तो बोल के भी मत जाइयो भाई, वहां तो सूपड़ा साफ है। कुछ बची खुची कोई खुरचन बची होगी तो खुरचन तेरे को मेटा पोजिशन में मिलेगी, ऑर्थो और पैरा पे तो बड़ा ही साफ कुछ भी है। यानी कि आज जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है लजोदर भैया बताना किधर जाएगा, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे? करेक्ट है, तो मेटा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो बताइएगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर इशारा किया, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे? ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे? तो इसे कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग, एम डायरेक्टिंग। अच्छा जब NO2 जुड़ा होगा बेंजीन पे तो बताइएगा बेंजीन में पैसा डाल रहा था या निकाल रहा था? डाल रहा था या निकाल रहा था? निकाल रहा था। यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छी खबर था या बुरी खबर? अच्छी खबर या बुरी खबर? बुरी खबर। अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए बुरी खबर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा? घटा रहा होगा। ऐसे ग्रुप जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहे हैं, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग नहीं जनाब, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो कहा जाता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG है, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और आपका एक्टिवेटिंग इन द नेचर है। आयुष माथुर साहब, ऑर्थो पोजीशन आजू में लगा या बाजू में लगा, एक ही बात है, एक ही बात है। आयुष माथुर साहब, ऑर्थो यहाँ लगाओ या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, एक काम करो आप एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और लगा दीजिएगा, इधर बनाइएगा OCH3 OCH3 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल लगा दीजिएगा और बाद में बोल देना ये दोनों फोटो सेम है, सेम है। माथुर साहब ओके बोलिएगा तुरंत प्रभाव से।
अरे गजोदर भैया, माथुर साहब, हाँ तो ये ऑर्थो दोनों सेम है, तो किसी भी ऑर्थो पे लगा दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके समझ। तो केस नंबर पहला और दूसरा उम्मीद है आपकी खोपड़ी में जा चुका होगा। हमारे पास एक नोट के फॉर्म में ज्ञान वाली बात और है, कहो तो बता दे, बता दे। हाँ बोलो तभी बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। तो सितारे पॉकेट में बहुत बड़ी सी चीज है। बोले तो बात यह है जनाब, अगर बेंजीन का डब्बा लिया और इसके सर पे आपने हेलोजन लिया होता, अब अगर आपने हेलोजन लिया है और अब अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, तो मुझे बताइएगा, हेलोजन जब जब एक बॉन्ड बनाता है तो इसके सर पे लोन पेयर है, इसके सर पे लोन पेयर है। हाँ, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो क्या आपको एहसास हो रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो रियल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लोहा डेल्टा नेगेटिव बनेगा। अगर डेल्टा नेगेटिव बनेगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को फिर इशारा करेगा, किधर जाने का, किधर जाने का भाई, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर जाने का, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहां पर डेल्टा नेगेटिव बन रहा है। नहीं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और एक बार आपका पैरा पे भी जुड़ेगा। कह सकता हूँ हेलोजन से जो होते हैं वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है इस बार हेलोजन जो है वो एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या बात करें, एक्टिवेटिंग क्यों नहीं लिखा? ये तो इंजीनियर में पैसा डाल देना, पैसा डाल रहा है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो फिर तो एक्टिवेटिंग हो गया, डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गया? जनता ने समझ लिया मेरे भाई, हेलोजन के केस में प्लस आर और माइनस आई में किसकी ताकत पुरजोर होती है जरा, प्लस आर की या माइनस आई की? माइनस आई बड़ा डोमिनेट करता है, यानी कि हो क्या रहा होगा, हेलोजन लोन पेयर से इस हाथ से पैसा दे रहा होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव बना के आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इशारा तो कर रहा है ऑर्थो पैरा पे, तो लेकिन लगे हाथ साथ के साथ सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग माइनस आई से दूसरे हाथ से खींच भी रहा है, लोन पेयर से दे रहा है, लोन पेयर से दे के ऑर्थो पैरा पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेज तो रहा है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन से वापस पूरा सुपरा साफ भी कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है, डीएक्टिवेटिंग है। महसूस करना था, जब आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये अलग बात है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ये अलग बात है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इशारा किधर कर रहा है, मुझे तो इशारा तो ऑर्थो पैरा पे कर रहा है, क्योंकि वहां डेल्टा नेगेटिव बनेगा। एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के जा रहा है या स्लो जा रहा है। दौड़ के जाएगा मतलब एक्टिवेटिंग है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, स्लो जा रहा है, मरा मरा सा, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटा रहा है, डीएक्टिवेटिंग है। हेलोजन क्या करता है, न्योता तो दे देता है कि ऑर्थो और पैरा पे आना, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो दौड़ा के जाता है या स्लो जा रहा है, अरे दौड़ा के जाता है या स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, शायद ये डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था तो न्योता भी ऑर्थो पैरा पे दे रहा, और हेलोजन दौड़ के इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के भी जाया करता था, एक्टिवेटिंग था। इस बार देखूंगा तो जनाब आपका जाएगा तो ऑर्थो पैरा पे, लेकिन डीएक्टिवेटिंग इन द नेचर होगा। समझ गया क्या? दोनों फंडे अलग अलग हैं, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं। यानी आज के बाद अगर कोई आपको स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्मेट में दे दे कि ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग इन द नेचर, all ortho para directing group are activating in the nature, true or false? काहे फॉल्स हुआ? कुछ उल्टा तो किसकी वजह से, किसकी वजह से? अरे भाई किसकी वजह से? हेलोजन की वजह से। ना 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 ना, हेलोजन की वजह से मामला सुलट गया है, हेलोजन की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। स्पर्श कोठारी कहते हैं कि सर हेलोजन का वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा क्या? हाँ होगा, तो क्या करें भाई साहब कोठारी जी, माना कि हेलोजन रेजोनेंस कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, तो उस पार्शियल डबल बॉन्ड का हमारे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से क्या ताल्लुकात है बताइए? हाँ कोठारी जी, मान लीजिएगा आप कह दें सर बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? हाँ, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें बताइए? माना कि सर बेंजीन में 6 कार्बन नहीं होते हैं क्या? हाँ होते हैं, तो क्या करें? क्या इन चीजों का हमारे सवाल से डाउट का कोई कनेक्शन बनता है क्या भाई? उठा लीजिए, पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो है, सही बात है, आप बात जानते हैं, ये नॉलेज है आपको, लेकिन इसका हमारी रिएक्शन से तो कोई ताल्लुकात नहीं है भाई। हमारी रिएक्शन तो कह रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रोफॉइल कहाँ जाएगा, तो वो ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा। हाँ, तेजी से नहीं जाएगा, स्लो हो जाएगा तो डीएक्टिवेटेड हो गई, वो क्या आ गया है कोठा नहीं, ठीक है जी। तो ऐसा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये नोट वाली बात साथियों हमने आपको समझा दी है। पूरी बात जो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हमने मैकेनिज्म देखा, तो मैकेनिज्म के बाद जो हमने 2 पेज पे आपको समझाया है लीडो भाई, वो सब इधर लिखा हुआ है, पूरा इधर लिखा हुआ है। केस नंबर फर्स्ट एक्टिवेटिंग है, पूरी सुंदर सुंदर लैंग्वेज में समझा है। केस नंबर 2 मेटा डायरेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है। अगले पेज पे चलेंगे तो आपको हेलोजन की केस भी दिखाई देगी। हमने यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छपा हुआ था, तो आप हमें जवाब नहीं दे पाते, देखते तो भी डायरेक्टली देख के दे देते, तो हमने आपको लिख लिख के पूरा पढ़ा है, पढ़ के मजा आया होगा। अब ये सुंदर सुंदर लैंग्वेज में तो हमारे पिछले पेज पे जो भी हमने पढ़ा है, आप चाहें तो हमें उड़ा सकते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है। एक ही चीज है, डबल बार आ जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, कहो तो उड़ा दें अब इसको, शायद अब इसकी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं ये सारा। हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, वो पूरा आपको डिटेल में समझा दिया, और उनको उड़ा देते हैं अननेसेसरी फालतू का पेज। ये ले खौर 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 खौर, एकदम भंडार समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी बातें आपको क्लियर करने के बाद अब जो है इतना एफर्ट मेरा था, इतना एफर्ट मेरा था, अब हम चौधरी आपसे उम्मीदें पाल रहा है, वो सवाल आपके सामने जवाब पेश कर दिया है, और अब जनाब मुझे बारी बारी से एक एक सवाल का जवाब बताते हैं। सवाल बोल रहा है कि इंडिकेट द पोजीशन, अब मेरी बारी नहीं है बेड़ू भाई, अब गेंद तेरे पाले में, मेरा समय खत्म, तेरा चालू होता है। बोलता है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा। मैंने जो अब तक सीख के हैं पिछले पेज पे, मैंने तो इतना सीखा कि अगर आपका डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, ये ड्राइंग है तो मेटा पे भेजेगा। हेलोजन की कहानी अलग है, एकदम परमानेंट तरीके से अपने को दिमाग में आ चुका है। अब बस इतना ही चेक करना है कि बेंजीन से पहला ग्रुप, बारी बारी से एक देते हैं, सब देखेगा तो बावड़ा। हाँ, ले जूम करके देखते हैं। हाँ भाई साहब, पहला वाला बेंजीन के सर पे OH, OH है, OH होगा तो ऑक्सीजन के सर पे कुछ है क्या नहीं भाई, लोन पे नहीं है। अगर लोन पे है तो ऑक्सीजन लोन पे बेंजीन को जब देगा, जब बेंजीन को देगा तो बेंजीन के सर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेंगे, तो बताइएगा OH जो है आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है। अगर डोनेटिंग है, अगर यह आपने सबने बता दिया कि सर ये EDG है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर इशारे करेगा, मेजर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा। हमने सही जवाब दिया है कि सर ऑर्थो पे भी लगेगा और आपका पैरा पे भी लगेगा। साथियों, ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन होगा, इस वक्त पर मैं आपको नहीं बता सकता कि ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन होगा। वो इसलिए क्योंकि हमें अभी फिलहाल इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, तो फिलहाल तो मुझे ऑर्थो और पैरा दोनों बताने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला बेंजीन का डब्बा है। हालांकि आपको ये बनाना भी नहीं है, बस आप एरो से बता देना कि ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। जी लफाती साहब, खट खट खट, अब मेरे को जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड देख के एहसास होता है, बताइएगा सर ये अमीर है या गरीब है। गरीब है, गरीब है, पोलर पाइप बॉन्ड है भाई। और अगर पोलर पाइप बॉन्ड होगा तो बेंजीन से पैसा निचोड़ेगा, और अगर बेंजीन से पैसा निचोड़ेगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर इशारा करेगा, ऑर्थो पैरा पे या खुर्चन पे। ऑर्थो पैरा पे मामला साफ हो गया, मलाई साफ हो गई है, बची खुची जो खुर्चन होगी वो मेटा पे बचेगी, तो एकमात्र पोजीशन आप मेटा पे टेक। मैं मेटा पे एरो लगाया, ये एरो का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस आप एरो से इंडिकेट कर दीजिएगा। इंडिकेट तो करवा रहा है। अगले सवाल, बेंजीन के 36 CH3 तो रेजोनेंस नहीं करता है, तो किसने बोला भाई रेजोनेंस ही देखना। क्या जीओसी में रेजोनेंस के अलावा भी कुछ पढ़ा है क्या डोनेशन में। हाँ, इंडक्टिव तो पढ़ने दे दो भाई, हाइपर भी तो पढ़ा है। क्या आपको एहसास होता है हाइपर से भी तो इलेक्ट्रॉन जीओसी जाते हैं, और कितनी बार हाइपर कर रहा है, एक बार, दो बार या तीन बार, तीन बार। प्लस 3s लिखता हूँ, हाइपर में हमेशा प्लस ही लिखा जाता है क्योंकि हाइपर में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट ही किया जाता है। प्लस 3s भी और प्लस आई भी है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो ही गया है। अब डोनेटिंग का तरीका कैसे भी हो सकता है, चाहे वो रेजोनेंस से हो या हाइपर से हो या इंडक्टिव से हो, आखिरकार आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऊपर निमंत्रण भेजा जाएगा, और निमंत्रण कहाँ का भेजा जाएगा, कौन सी पोजीशन पे इशारा किया जाएगा। तभी इसका गुप्ता जी का जवाब आया सर ऑर्थो पैरा पे दे मारो ना, तो ये दीजिएगा भाई, ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे जाएगा। अगला सवाल पेश करते हैं, चौथा सवाल, बस बताते रहिएगा,
अब मैं कुछ नहीं बता रहा, आप जैसे जैसे बताएंगे हम उतना ही लिखेंगे। एक बालक सुलटा है, बाकी सबका सही जवाब। गौरव कुमार सुलट गए हैं, बाकी सबका ठीक है। गौरव साहब, सी डबल बॉन्ड जो होता है एक्चुअली आपका पोलर पाई बॉन्ड है, ऊपर अभी अभी दिखाया गौरव बावड़े। दूसरा सवाल देख, यही सी डबल बॉन्ड है, बाजू में कुछ भी लगा क्या फर्क पड़ता है। तो सी डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन से पैसा खींचेगा, बेंजीन से पैसा खींचेगा तो फिर जो है वो आपका मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा, इशारा करेगा। गौरव साहब, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है जनाब, क्योंकि लोन पेयर और पाई बॉन्ड, बेंजीन का लोन, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर और बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है उसके बीच में एक नहीं दो सिग्मा बॉन्ड का फासला है, और अगर दो सिग्मा बॉन्ड का फासला है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है। याद आ गया। मान लीजिएगा गौरव साहब, सेम सवाल चौथा है, इसको हम पलट देते हैं, एग्जैक्टली सेम सवाल है, तो मामला रिवर्स कर देना। अब बताइएगा गौरव साहब, अब जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो सी डबल बॉन्ड O करेगा या नाइट्रोजन करेगा? गौरव साहब, हाँ, अब नाइट्रोजन करेगा सर, क्योंकि जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वहां से हमें पता चल पाएगा। अब जब डोनेट करेगा तो अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ इशारा करेगा, किधर जानेगा? ऑर्थो पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे तीर बनाइएगा, एक बार पैरा पे। ऑर्थो पे आजू बनाइए, बाजू बनाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छठवां सवाल। क्या बात कर रहे हैं सर, लीड इंजन का डब्बा दे दियो। अब तक जितना सवाल दिए थे उसमें तो सर एक ही बेंजीन का डब्बा था, इस बार आपने दो बेंजीन का डब्बा क्यों दे दिया? हमारी बाद में पता चलता है ये जो सी डबल बॉन्ड है इस बेंजीन से पैसे दे रहा होगा या निचोड़ रहा होगा। ये जो सी डबल बॉन्ड है दे रहा होगा या निचोड़ रहा होगा? निचोड़ रहा होगा, मतलब बेंजीन से पैसा ले रहा, जबकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन में पैसा डाल रहा होगा। जब मोहल्ले में इलेक्ट्रोफाइल जब गरीब आ रहा होगा, जब मोहल्ले से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा तो इस कंपाउंड की तरफ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में दिमाग नहीं होता भाई, वो तो उस बेंजीन पे जाएगा जहाँ पैसे ज्यादा लबालब नहीं है। अब आप मुझे देख के बताइएगा, इन दोनों बेंजीन में से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हमला करेगा? राइट आजू वाले पे या बाजू वाले पे, राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे, और राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे? हाँ, क्योंकि राइट वाले में पैसा बढ़ रहा है, यानी कि ये लॉक हो चुका है कि इस बेंजीन पे हमला किया जाएगा। अब मेरे को ये बता दो कि अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि इस बेंजीन पे हमला करेंगे तो ये भी बता दो फिर कहाँ करेंगे, माइटा पे करेंगे कि ऑर्थो पैरा पे करेंगे भाई? ऑर्थो पैरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एक बार आप ऑर्थो पे हमला करवाएगा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन है, नीचे वाला नीचे वाला। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। यहाँ से हमने जिंदगी में बड़ा ऐतिहासिक फैसला कि अगर एक ही कंपाउंड में डोनेटिंग ग्रुप भी हो और विड्रॉइंग ग्रुप भी हो, ध्यान से सुनना था, एक ही कंपाउंड में डोनेटिंग ग्रुप भी हो और विड्रॉइंग ग्रुप भी हो तो हमेशा आंसर जो है वो डोनेटिंग के हिसाब से जाएगा। अगर इसे महसूस करना है तो फिर मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर डोनेटिंग और विड्रॉइंग में डोनेटिंग के हिसाब से आंसर क्यों जाएगा, ऐसा क्यों हुआ? पूछिए तो बताएंगे। अरे पूछिए क्यों हुआ? हाँ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, महसूस करना, जब बेंजीन के डब्बे में ए डी जोड़ा रहता है डोनेटिंग, तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को निमंत्रण भेजता है कि आओ तुम, और आओ में और ऑर्थो पैरा पे हमला नहीं करो। जो विड्रॉइंग होता है ना NO2 जैसा ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल को मना ही कर देता है कि मत आ। बाद में तो वो इलेक्ट्रोफाइल मजबूरी में आता है, फिर वो कहता आ ही रहा है तो बच्ची खुची कोई बच्ची है तो ये मेटा पे जाके देख ले भाई, तेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाए। मतलब है दोस्तों पे जब अटैक कर रहे होते हैं इंजन पे तो वो अटैक खुशी खुशी नहीं मजबूरी में करता है, जबकि डोनेटिंग होगा तो खुशी से चहकता हुआ इलेक्ट्रोफाइल को न्योता दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी फास्ट करके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बढ़ाता है। NO2 वाले केस में या विड्रॉइंग वाले केस में तो मॉलिक्यूल के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। उम्मीद है भावनाओं को समझ पा रहे हो। इसका मतलब जब जब डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप दोनों होंगे तो हमेशा आंसर किसके हिसाब से जाएगा? डोनेटिंग के हिसाब से जाएगा, क्योंकि वो निमंत्रण भेज रहा है, वो भेज रहा है। चलिए ये बात खोपड़ी में गए तो अगले सवाल का दर्जा अब उठाते हैं। छठवां समझ आए तो सातवां सवाल आपके सामने पेश किया।
सातवें सवाल में दो ग्रुप दे दिया है। अब अगर देखा जाए तो ऊपर देखा तो OCS3 यकीन मानेगा ये डोनेट कर रहा है प्लस आर से, नीचे CS3 ये भी डोनेट कर रहा है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन से। पैसा ऊपर से भी मिल रहा, पैसा नीचे से भी मिल रहा है, पैसा तो लबालब हो गया, दोनों डोनर है, ऊपर भी डोनर है नीचे भी डोनर है। लेकिन मुझे बताइएगा बेटर डोनर कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे ऊपर वाला, रेजोनेंस वाला या हाइपर वाला? ऊपर वाला। यानी कि अगर ये बेटर डोनर हुआ तो जनाब फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस बेटर डोनर की बात मानेगा, जो बेटर डोनर होगा उसी के हिसाब से आंसर जाएगा। डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा पे तो अटैक करेगा, लेकिन ऊपर वाले के ऑर्थो पैरा पे, इसका ऑर्थो ये है, ये पैरा है, पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो एकमात्र ऑप्शन इसका ऑर्थो हो जाएगा, ऊपर वाले बेटर डोनर के ऑर्थो पे जाएगा। जिंदगी का दूसरा बड़ा ऐतिहासिक तथ्य, जब एक ही कंपाउंड में दो डोनर बैठ जाए तो आंसर बेटर डोनर के हिसाब से जाएगा। जब एक ही कंपाउंड में डोनर और विड्रॉवर दोनों मौजूद हो, डोनर भी मौजूद हो और आपका विड्रॉवर भी मौजूद हो, तो बताइएगा आंसर किसके हिसाब से जाता है, डोनर के हिसाब से या विड्रॉवर के हिसाब से? डोनर के हिसाब से, EWG के हिसाब से जाता है, विड्रॉवर के हिसाब से नहीं जाता। दो डोनर है तो फिर उसके हिसाब से जाता है जो बेटर डोनर होता है। सारा का सारा इलेक्ट्रोफाइल का दुख अब भाग जाएगा। बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो मजा और लूटते हैं ना भाई। अब देखते हैं तेरे दिमाग की चाशनी कितनी हुई है। अगले सवाल में देख के बता। NO2 बैठा, NO2 देख के पता चला था डोनेट तो डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। जनता ने बहुत तेजी से सोचा, इस अग्रवाल साहब भास्कर साहब ने एकदम खट से सोच लिया कि सर NO2 तो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, EWG है, EWG है। नीचे देखूंगा तो CS3 ये विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है। ये आपका डोनर है, ये आपका डोनर है। अब मुझे बताइएगा आंसर किसके हिसाब से देना है, विड्रॉवर के हिसाब से या डोनर के हिसाब से? डोनर। आपने बताया ना कि विड्रॉइंग में तो अटैक करता नहीं है, एक्चुअली मजबूरी में जाता है खुरचन खाने। आंसर हमेशा डोनर ही है, जो न्योता भेजता है, निमंत्रण भेजता है और इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के आता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। डोनर के हिसाब से जाएंगे तो इसके हिसाब से गए तो फिर इसकी ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। इसकी ऑर्थो ये रही, ऑर्थो ये रही, पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, इसका वाला किसी भी ऑर्थो पे अटैक करवा दीजिएगा, आजू वाले पे या बाजू वाले पे, किसी भी एक ऑर्थो पे अटैक करवा दीजिएगा, पैरा इसकी ऑलरेडी ब्लॉक्ड। बात खोपड़ी में गया क्या? हाँ सर, ये एक महज इत्तेफाक कहलाएगा कि एक्चुअली जहां आपने एरो लगाया है वो जो CS3 का ऑर्थो था, एक कोइंसिडेंस हो गया कि वो NO2 का मेटा है। जहां आपने एरो लगाया वो NO2 का मेटा है, ये महज और एक महज कोइंसिडेंस। हमने ये जो एरो लगाई NO2 की मेटा के हिसाब से नहीं लगाया है, हमने ये जो एरो लगाया वो NO2 के हिसाब से लगाया है या CS3 के हिसाब से? NO2 या CS3? CS3 के हिसाब से लगाया है। ये तो एक इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस हो गया कि वो उसकी मेटा पे आ गया, लेकिन वो हमारा कंसेप्ट नहीं था। उम्मीद है आप मेरी जन भावना को समझ पा रही है, पूरी जनता हमारी भावना को समझ पा रही है, मेरे को समझ पा रही है। तो ये फिर अगला वाला भी बता दीजिएगा, अगले कंपाउंड, अगले कंपाउंड। पहले तो देखो कि डोनर विड्रॉवर है या दोनों ही डोनर है, डोनर विड्रॉवर है या दोनों ही डोनर है। देखिएगा जरा, नीचे वाला डोनेट कर रहा है 3 बार हाइपर से, ये लो भाई डोनेट ऊपर वाला भी कर रहा है, एक कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, डोनेट ये भी कर रहा है लेकिन एक बार हाइपर से। डोनर ऊपर वाला भी है, डोनर नीचे वाला भी है। अब ये बताओ कि बेहतर डोनर कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला बेहतर डोनर। तो फिर इस बेहतर डोनर के हिसाब से आंसर जाएगा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देखेंगे तो इसकी ऑर्थो ये रही, ऑर्थो पे एरो लगा दीजिएगा, ऑर्थो पैरा लगा दीजिएगा। पैरा ऑलरेडी ब्लॉक, इससे नहीं लगा। साथ ही सर पैरा ब्लॉक का है, कार्बन ने 3 ही मोल को बनाया, एक हाइड्रोजन रहा होगा ना? अरे नहीं है, कार्बन 4 मोल बनाता है, 3 दिख रहे हैं, एक पाइबोन में खत्म हो गया, कार्बन के 4 मोल पूरे हो चुके हैं भाई। अब वहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में H वहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, हाइड्रोजन एक्चुअली है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद 10वां सवाल बता दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, अरे 10वां बताइए ना। चलिए के दे दिया अजीब सा। हाँ आयुष नंद कुमार साहब, हाइपर और इंडक्टिव में हाइपर डोमिनेट करता है, हाइपर डोमिनेट करता है। तो हमने हाइपर से देखा, ये 3 बार हाइपर है और वो 1 बार हाइपर है। अगले वाले सवाल में, 10वें सवाल में देखूंगा तो पहले मुझे ये बताइएगा कि
बेंजीन के डब्बे के साथ रेजोनेंस कौन करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर या सी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का लोन पेयर या सी डबल बॉन्ड। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, सी डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जब सी डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो फिर ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इशारा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, डोनेट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ इशारा करेगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, मेटा पे करेगा। तो जो मेटा पे है तो इसकी मेटा है कहाँ, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, और ये आपकी पैरा पोजीशन है। तो सी डबल बॉन्डों की मेटा पोजीशन पे आप टिक करवाइएगा, सी डबल बॉन्डों की ऑर्थो ये वाली मेटा रही, मेटा इस पे भी जा सकता है, मेटा उस पे भी जा सकता है, दोनों मेटा ही पोजीशन है, किसी भी मेटा पे आप टिक करवा सकते हैं। मेजर माइनर की बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमें इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया ही नहीं है। समझ आया जी, नितेश भास्कर साहब, सब लोगों को एकदम खन्नाट समझ आ गया है, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए साहब अगला सवाल देख के बता दीजिएगा, मुझे खटखट से जवाब चाहिए क्योंकि स्पीड को बढ़ाने में तो आनंद आता है कि भाई साहब इसमें कहाँ पर अटैक करवाने का, सी डबल बॉन्डो जुड़ा हुआ है बेंजीन से, अगर सी डबल बॉन्डो जुड़ा हुआ है तो बेंजीन को पैसा दे रहा है या ले रहा, ले रहा तो खर्च से निकालेगा, और खर्च से निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये डब्ल्यू जी है तो फिर बताइएगा किधर डालने का, ऑटो पैरा पे की मेटा पे, अरे बताना भाई। वो तो कह रहा है सबने जवाब दिया सर मेटा पे, मेटा आजू में भी मेटा, बाजू में भी मेटा, किसी पे भी दे मार, खट से जवाब मिल गया, चमका गया रे भाई, पक्का। अच्छा जी शक्ति को तो समझ आ गया। अरे भाई जो 11वां सवाल है ना, इसको थोड़ा जूम कर, ये ऑक्सीजन जो पीएच है ना, इसको हल्के में मत ले, ये पीएच बाजू वाला बेंजीन का डब्बा ही है। अब देख इस सवाल में, अंजलि जी कह रहे हैं सर हमें भी पता था, तो ये जो अंतिम सवाल करवाता है ना उसमें कहीं ना कहीं गुगली फेंकता है। इतना तो चौधरी को हम पहचानने लग गया है। अब 11वां सवाल गौर से देख, और ये देख के बता कि 11वां सवाल ही क्या 6वां सवाल है क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 से 6 एग्जैक्टली सेम है। अब मुझे बता कि कौन से बेंजीन पे हमला करेंगे, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे, अरे नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे करेगा बावड़े, और ऊपर वाले पे करेगा तो ऊपर वाले पे ऑर्थो पे भी करेगा और पैरा पे भी करेगा। ये बाजू में ऐसा लगता है पीएच छोटा करके फेंका है, ये गुगली फेंकता है मास्टर, और इसमें जब जनता सुलटती है तो मास्टर को बड़ा हो जाता है, उसने तेरे को जीरो नहीं माइनस वन मिलता है तो मास्टर मोजा खेल लेता है। ठीक है, ठीक है। हाँ अनिल आशीष कुमार साहब हमने आपका जवाब देख लिया, तो आशीष कहता सर मैंने बता दिया था, जी लखाती कह रहा सर मैंने भी बताया था, अरे बताया था तो ठीक है हमने देख लिया, बाकी को सुलटने देना, बाकी का सुलटा तो हमें मजा आया, बहुत कोठारी कह रहा तो दृश्य आ रहा है। तो ये हमने आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ गए हैं। आज के लेक्चर को अगर समराइज करें तो हमने आज डिस्कशन के बाद एरोमेटिक कंपाउंड को खोला, और एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो हमने प्रिपरेशन वाला हिस्सा पढ़ा, प्रिपरेशन वाला ज्ञान वाला था, उसमें पहले दो ज्ञान थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मेडिटेशन जो चल रहे साथियों। तो पहला वाला ज्ञान था वो एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 11th क्लास के एनसीईआरटी में है, 3 एल्काइन का इस्तेमाल होकर वो आपस में जुड़कर बेंजीन का निर्माण कर देता है। दूसरा वाला था एल्केन, उन्होंने एल्केन के साथ एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम या क्रोमियम, इनके ऑक्साइड, ओहो मोटे करोड़पति याद हो जाता है, इनके ऑक्साइड और अगर आप डालता है तो 6 कार्बन का इस्तेमाल कीजिएगा, बेंजीन का बना। अगर 6 कार्बन के अलावा कोई कार्बन है तो झाड़ी झंकाड़ी की तरह लटकता हुआ रह जाएगा, चल खोपड़ी में आ गया। 6 का डब्बा पैलेडियम 4 को राख डालेंगे, बेंजीन का डब्बा भीतर एक पाइगोन डाल देंगे तो सेलेनियम अब इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता है। लास्ट वाले दो इतने काम के नहीं, पहले वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे एरोमेटिक कंपाउंड की पहली रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाम रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात मेरे को समझ आती है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आरएनएम कॉम्प्लेक्स या बिलियन कॉम्प्लेक्स, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम हो गया है। फिर आपका नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड एरोमेटिक में वापस कन्वर्ट हो जाता है। दो स्टेप में काम होता है। आरडीएस स्टेप पहला इसलिए होता है क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक उलट रहा है। पहला स्टेप आरडीएस, एक रेट ऑफ रिएक्शन में अगर बनाना है तो पहला पहाड़ बहुत ऊपर बनता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो जाएगा। ये सारी बातें मैकेनिज्म की थी। अगर सीधी मुद्दे की बात क्या हो तो मुद्दे की बात ये है कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इशारा किया जाएगा कि इधर जाने का नहीं भाई, तो छोड़ता है न्योता भेजा जाता है, और न्योता भेज रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के वहां जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो
ऑर्थो और पैरा पे सोपड़ा साफ होगा, बची खुची खुरचन खाने जाएगा। मेटा पे तो मेटा डायरेक्टिंग, और स्लो स्लो जाएगा तो डीएक्टिवेटिंग। हेलोजन की कहानी अलग होती है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग होती है। हेलोजन का माइनस आई बड़ा मजबूत होता है। बस ये हेलोजन वाली बात अलग से साइड वाले पॉकेट में रखूंगा। इन्होंने तो सवाल किए, सवालों में आपने महारत हासिल कर ली है। सवाल करते करते जब धीरे धीरे दर्जा बढ़ा तो कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज्यादा ग्रुप मौजूद थे। एक से ज्यादा ग्रुप मौजूद होंगे, और अगर एक डोनर एक विड्रॉल होगा तो डोनर के हिसाब से आंसर दिया जाएगा, क्योंकि वो न्योता भेजता है। अगर दोनों ही डोनर हो गए तो जो बेटर डोनर है उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में अपना बड़ा किरदार निभाएगा। बस सवाल किया और पहला रिएक्शन समाप्त हो गया। खुशी आंखों से तब मचल उठेगी ये जब हम आपको बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर में एरोमेटिक कंपाउंड में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारी नहीं, एक ही रिएक्शन है तो हमने आज आपको बता दी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। पूरा चैप्टर जो है वो इसी रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। तो सर एक ही रिएक्शन है तो चैप्टर उलट गया क्या? नहीं भाई, रिएक्शन एक है, लेकिन पूरा चैप्टर का ताना बाना इसी रिएक्शन के इर्द गिर्द बुना गया है। चैप्टर आगे चलेगा, आगे चलेगा, 4-5 लेक्चर चलेगा, आराम से चलेगा, लेकिन पूरा जो चैप्टर है इसी रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वही न्योता दिया जाएगा और तो पहला पे आएगा, वही न्योता खींचा जाएगा, बोले तो खुरचन चटाने मेटा पे भेजेगा। काम की चीज ये जो पहले लेक्चर में तेरे को डिलीवरी दे वाली, सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल दिखता कैसे है। ये ई आपने जो आज लिखा है, ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इसका फोटो कैसा कैसा होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसी कैसे स्ट्रक्चर बना सकता है, कैसी कैसी शकल सूरत ले सकता है, यही राज के पर्दे खोलेंगे अगले क्लास में। सस्पेंस तब तक बरकरार रहेगा। अब बताइए, कोठारी जी कह रहे हैं सर 10वें में हाइपर नहीं होगा क्या? कोठारी जी 10वें में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, होगा, नीचे वाला कार्बन हाइपर करेगा। कोई कोठारी जी, ये राज की बात हो गई। देखिएगा कोठारी जी के डाउट से बाकी लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चौधरी भी बात मिस कर गया, लेकिन यहाँ पर चीजें वापस बाय कॉन्फिडेंस वापस आई। इधर ध्यान से सुनना जी, नीचे वाला देख रहा है, ये बढ़िया चीज निकल कह रहा है। 10वें वाले में ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड माइनस आर से खेच रहा है, नीचे वाला देख लो मेरे भाई, नीचे वाला आपका 2 बार हाइपर भी कर रहा है, 2 बार हाइपर भी कर रहा है। और अगर ये 2 बार हाइपर करेगा तो ये तो गजब चमत्कार हो गया भाई। ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और नीचे वाला आपका डोनेटिंग ग्रुप है, 2 बार हाइपर कर रहा है। तो अब बताइएगा आंसर ऊपर वाले के हिसाब से देंगे, विड्रोवर के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से देंगे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से देंगे? अरे बताओ ना भाई। हाँ, नीचे वाले के हिसाब से। अब नीचे वाले का देखूंगा तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन, ये इसका ऑर्थो, ये मेटा है, और ये इसकी पैरा पोजीशन है। फिर से आंसर जाएगा किधर जाने का? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन मानिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आंसर कोइंसाइड कर गया है, लेकिन वाह इत्तेफाक कोइंसाइड कर गया है। फिर से अगर कोई मुझसे पूछे कि आंसर सर आपने किसके हिसाब से दिया होगा, तो हम इस पर कोठारी के हिसाब से बात से इत्तला करेंगे कि हमने आंसर सी डबल बॉन्डों के हिसाब से नहीं जनाब, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से दिया है। ऑब्जर्वेशन अच्छा था, लाजवाब था, चौधरी को पसंद आया। कभी कभी मास्टर भी गलतियां कर देता है, अच्छा है, गलतियां होती रहती हैं, इंसान है, लेकिन सुधार भी लेते हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा कि हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, ऑब्जर्वेशन अच्छा था, हमें पसंद आया। कोई ना चौधरी, कोठारी बोल रहा कोई ना चौधरी, मास्टर है, माफ किया। ठीक है कोठारी साहब। तो ये क्वेश्चन नंबर, अरे तेजस्वा कोठारी दूसरे कोठारी से प्रकट हो गए सर, क्वेश्चन नंबर 11 में स्ट्रेन नहीं होगा क्या? अरे भाई 11वां ही छठवा, रे भाई तेरे को 11वां में टन लग रहा है, तेरे को ऐसा डब्बा पसंद नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, इसको जमीन पे लेटा ले, ये ले। अब टन नहीं लगेगा, अब बहुत दूर दूर चला गया। ठीक है, ठीक है। तो क्या आज का लेक्चर देखा है, अब आपको हैंड आउट भेज देते हैं। बीच में कुछ पेज हैं उनको हटा देते हैं, हमने जो खाली पेज छोड़ दिए थे उनको भगा देते हैं। और आज क्या आपको होमवर्क दिया जाए? आज होमवर्क नहीं है, आज होमवर्क, कल सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई, सीधा एरोमेटिक कंपाउंड पे चर्चा शुरू करेंगे। तो आज
चौधरी की साइड से आपको कोई भी होमवर्क नहीं, मस्त रहेगा, मस्त रहेगा। और हैंडआउट जो है वो हम आपको भेज देते हैं, खटाखट खटाखट भेज देते हैं। सबका कितने प्यार से थैंक्स आ रहा है, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत थैंक्स। खुश हो जाता है क्या? होमवर्क नहीं देने से खुश हो जाता है? तो ऐसा बात तो नहीं है, प्रैक्टिस हो जाता है क्वेश्चन का, लेकिन कभी कभार छोड़ दिया करो, रहम कर दिया करो, एक आधा दिन बगैर होमवर्क के निकलता है तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, होता है। संभावनाएं समझते हैं, लगातार एक ही चीजें एक ही काम करते रहेंगे तो थोड़ा सा सेचुरेशन आता है, और आपका बोर्ड भी आ रहा है तो आप बोर्ड की भी तैयारी करते रहें, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, और ये लीजिए जनाब आपको हैंड आउट भी भेज देते हैं। बोर्ड आ रहा है, होमवर्क नहीं दिया, लेकिन साथियों हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जो चीज जिस दिन डेली पढ़ाई जा रही है, आप उसी दिन को उसी दिन फिनिश कर लें, क्योंकि हमारी मुलाकातें हैं वो डेली रेगुलर मोड में होती रही हैं, तो आज का काम आज से फिनिश करते रहें। और बायोमोलिक्यूल उम्मीद है आप ज्यादा नहीं, डेली डेली 10-10 15-15 मिनट एक बार उसे पलटते जरूर रहें, पलटते जरूर रहें। एरोमेटिक कंपाउंड बड़ा शानदार है, बड़ा आनंददायी है। आज हमने पढ़ा और अगली क्लास में और प्रकाशता में पहुंचेंगे, और हमेशा की तरह उसी मुस्कुराहट के साथ कल तक के लिए फिर से सभी को क्या बोलने का,